क्वेश्चन में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला जैसे होता है कि U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो जहाँ पे हमें आई गिवन नहीं है लेकिन हमें एल गिवन है, तो हमें आई पहले फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें कि V दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तुम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर से आई निकल जाएगा, यहाँ पे आई निकल गया 2 एम्पियर। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके U इक्वल टू हाफ एल का वैल्यू 2 दिया हुआ है, आई का वैल्यू 2 निकल गया, तो 2 स्क्वायर तो इक्वल टू 4 जूल होगा इसका आंसर। नंबर 2 में एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और उसमें 4 ओम जो है उसमें पूछा जा रहा है कि कितना पावर लॉस होगा, पावर कंज्यूम्ड होगा। तो इसका पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है V स्क्वायर बाय आर। तो हमें यहाँ पे करंट दिया हुआ है तो हम आई स्क्वायर आर से ही चलेंगे। तो यहाँ पे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से पे आर 4 ओम में कितना 4 ओम हुआ, और आई कहाँ का है 4 ओम में कितना करंट पास हो रहा है, तो वो उतना आई लिखा जाएगा यहाँ पे। तो हम जानते हैं करंट डिवीजन मेथड से सबसे पहले हमको यहाँ से आई निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ से पावर लॉस निकलेगा। तो आई निकालने के लिए V इक्वल टू, ये करंट डिवीजन मेथड तो पता ही होगा कि V इक्वल टू आई आर है। तो ये दोनों ऊपर नीचे 12 और 4 तो पैरेलल में है, दोनों का वोल्टेज तो सेम हो जाएगा। तो आई आर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो 4 एम्पियर में करंट जाएगा, पहले 12 लिखा जाएगा ऊपर में, फिर नीचे में टोटल लिखा जाएगा इंटू आई नेट लिखा जाएगा। ऐसे ही सेम अगर 12 आई इंटू आई जो है 12 ओम जो है उसमें पूछा जाता था, तो ऊपर में पहले 4 लिखा जाता, फिर नीचे में टोटल लिखा जाता इंटू आई नेट होता। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसका 4 ओम में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल टू आई का वैल्यू जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 36 ओम। तो यहाँ पे मेन ये चीज़ था कि हमें करंट पास कितना कर रहा है वो हमें निकालना था। तो 4 ओम में पास पूछ रहा है और पैरेलल है, 4 ओम में पूछ रहा है, तो ऊपर वाला आएगा तो V 12 आ जाएगा, 12 बाय टोटल आ जाएगा इंटू आई नेट आ जाएगा। और अगर 12 ओम में पूछता तो ऊपर 4 आ जाता, नीचे में टोटल आ जाता इंटू आई नेट हो जाता। इसमें स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि व्हेन 2 चार्ज आर ब्रॉट क्लोजर, अगर 2 चार्ज को पास लाया जाए तो उसका पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उसका पोटेंशियल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए दोनों वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए दोनों चार्ज जो है सेम नेचर के हैं, मतलब बोथ लाइक चार्ज हैं या बोथ लाइक चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव पास आएगा तो उसमें रिपल्सन होगा तो वर्क करना पड़ेगा उसको, रिपल्सिव फोर्स के लिए को मतलब ओवरकम करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा तो उससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो और अगर इसका जस्ट अपोजिट केस लेते हैं, अनलाइक चार्ज है, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, दोनों पास आ रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होगा। और जो बहुत लाइक चार्ज है उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो उसका कुछ वर्क करना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। और अनलाइक चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और स्टेटमेंट 2 में बोला गया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो। मतलब एंटी पैरेलल मतलब क्या, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच पे एंगल। तो जानते ही हम कि U इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 डिग्री होगा, यहाँ पे माइनस पी कॉस थीटा होता है, और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। माइनस पी इंटू कॉस 180 होता है -1, तो माइनस पी इंटू -1 तो इक्वल टू प्लस पी मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें बोला गया कि वोल्ट मीटर एज हाई रेसिस्टेंस एंड इज प्लेस्ड इन ए पैरेलल अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस सर्किट। से वोल्ट मीटर पैरेलल में तो होता है लेकिन उसका रेसिस्टेंस जो था बहुत कम होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा लेकिन उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। और सेकंड ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में है एमीटर हैज़ लो रेसिस्टेंस एंड इज प्लेस्ड इन सीरीज विथ लोड रेसिस्टेंस इन सर्किट। से एमीटर सीरीज में तो रहता है लेकिन उसका रेसिस्टेंस जो होता है बहुत हाई रहता है, तो सीरीज़ में रहेगा लेकिन ये रेसिस्टेंस का हाई रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और थर्ड में पूछा गया करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेमीटर इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि करंट सेंसिटिव होता है 5/I, 5 होता है BNA/K। तो ये यही हुआ करंट सेंसिटिविटी, जिसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, जिसका फॉर्मूला हो गया BNA/K, और इसको डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट भी लिखते हैं। तो यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था कि करंट सेंसिटिव गैल्वेमीटर इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ नहीं बस इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ये गलत है, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ ग्लास स्फेयर पे। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि ये स्फेयर है, ना कि लेंस है, ना मिरर है, तो ये स्फेयर है। ठीक है, तो ग्लास स्फेयर, इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसी को सेंटर ऑफ सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को भी उसी जगह पे रखा गया है 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है एज सीन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हम बाहर से देख रहे हैं। तो ये डायग्राम हुआ, तो ये हम बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, और इसका अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो बाहर का तो देख रहे हैं तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होगा, यानी कि म्यू टू 1 हो गया और म्यू1 1.5 हो गया। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस, मतलब वी का बोल रहा है क्या होगा, तो म्यू1 1.5 हो गया, म्यू2 1 हो गया क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लेगा म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो म्यू2 1 हो गया, सबको यहाँ पे पुट करेंगे, यू का वैल्यू +4 नहीं होगा, यू का वैल्यू -4 होगा, फिर -4 पुट करेंगे इक्वल टू यहाँ पे आर भी -4 हो जाएगा इक्वल टू वी, तो वी का वैल्यू निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। -4 होता है लेकिन यहाँ -4 मतलब ये इसी साइड आएगा, यही बनेगा इमेज। ठीक है, यही बनेगा इमेज, तो यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ इसका आंसर 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बोला गया कि बीटा रे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो बीटा रे प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तभी बीटा रे प्रोड्यूस होगा, और अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तभी बीटा रे प्रोड्यूस होगा। तो बीटा रे दो तरह से प्रोड्यूस होगा, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एक्सचेंज हो जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक्सचेंज हो जाए तो बीटा रे प्रोड्यूस होगा। और एक ये पूछाने गया नहीं है, लेकिन ये भी जानते हैं कि अल्फा रे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अल्फा रे तब प्रोड्यूस होगा जब इमिटेड बाय हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियर, मतलब कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर है और वो अनस्टेबल है तो वो अल्फा रे को रिलीज करता है, बीटा रे को नहीं। बीटा रे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंटरचेंज में रिलीज होता है। पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो क्या होगा, वो एनर्जी कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन ई इक्वल टू हो गया आपको, ई इक्वल टू एच म्यू होता है या ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ये दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये एनर्जी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक ये क्वेश्चन बनता है कि क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या कोई भी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो बी एंड सी ऑप्शन सही है। एंड ये ऑप्शन में है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना उसका जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जितना कमेगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ने बोला है कि इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पी साइड टू एन साइड है, मतलब करंट क्या होगा, करंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा एन साइड टू पी साइड। ठीक है, करंट एन साइड टू पी साइड, लेकिन हम जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में और जो करंट जो है वो फ्लो करता है पी साइड टू एन साइड। हम जानते हैं कि करंट जो है फॉरवर्ड बायस के लिए पी साइड टू एन साइड फ्लो करता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार करंट किससे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है एन साइड टू पी साइड। तो इसका मतलब ये रिवर्स बेस होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो पी साइड टू एन साइड होता है, होल्स का कंसंट्रेशन जिधर से ज़्यादा होता है उस साइड से, जिधर कंसंट्रेशन होल का कम होगा उस साइड होता है फ्लो। तो फॉरवर्ड बायस में तो पी साइड टू एन साइड होता है, तो अगर करंट एन साइड टू पी साइड हो रहा है मतलब वो रिवर्स बायस में हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं लाइट रे कोई इंसिडेंट लाइट रे है, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है उस पर, तो अगर हम उसका वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो जो है देन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व द फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ के साथ क्या चेंज आएगा। तो जैसे ही वेलोसिटी हम डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम पी, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये और ये दोनों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। तो लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो पी इजेक्टिव प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो बीटा भी इंक्रीज होगा, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक कंटेनर है, उसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट सिमिलर डिस्टेंस पर है और सेम लेवल पर है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, किसका प्रेशर ऑफ ए ज़्यादा होगा या प्रेशर ऑफ बी ज़्यादा होगा, या दोनों का प्रेशर सेम होगा या क्या होगा।
तो अगर प्रेशर अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं रहता ना तो प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे जब किसी वेलोसिटी से ये जा रहा है तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है, मतलब हम जितना इधर जाएंगे उतना हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। तो मतलब बी का प्रेशर डिक्रीज होगा और ए का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, और पूछेगा कितना डिक्रीज होता है तो प्रेशर का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है रो जी एच होता है। लेकिन रो तो वही हो जाएगा लिक्विड का, जी यहाँ पे जी नहीं होगा, जिस एक्सीलरेशन से वो ट्रेवल करेगा वो होगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना होगा वो आ जाएगा। तो रो इंटू ए इंटू एल ये हो जाता है डिफरेंस कितना हुआ। लेकिन जो पूछे यहाँ इसमें पूछ रहा है कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर एक्सीलरेशन डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बी का डिक्रीज होगा तो ए का ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी।